नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। भारत में यूरोपियों का आगमन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यूरोप से आने वाले व्यापारियों में ब्रिटिश और फ्रांसीसी महत्वपूर्ण थे। भारत के संदर्भ में इन्होंने भारत में अनेकों स्थानों पर अपने व्यापारिक कारखानों की स्थापना की। जैसे कि भारत में फ्रांसीसियों का मुख्य कार्यालय पांडुचेरी था, तो वहीं अंग्रेज़ों की मुख्य बस्तियां मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में स्थित थीं। आगे चलकर दोनों ही कंपनियों के मध्य अपने एकाधिकार को स्थापित करने के लिए कर्नाटक में 3 युद्ध होते हैं और तीसरे युद्ध में निर्णायक रूप से फ्रांसीसी कंपनी की पराजय होती है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इन तीनों युद्धों के बारे में। बात करें प्रथम कर्नाटक युद्ध मतलब 1746 से 1748 की, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी संघर्ष। मतलब यूरोप में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था, जहां पर फ्रांसीसी और ब्रिटिश संघर्षरत थे। उसी संघर्ष का प्रसार भारत में भी देखने को मिलता है और यहाँ पर भी दोनों ही शक्तियाँ युद्धरत हो जाती हैं। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले वास्तव में इस युद्ध के पक्ष में नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे तात्कालिक कारण हुए जिसके परिणाम स्वरूप डुप्ले को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। दरअसल प्रथम कर्नाटक युद्ध के तात्कालिक कारणों में से एक कारण था एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था कैप्टन बर्नेट। इन्होंने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया था। तो इसके प्रत्युत्तर में डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर से मदद मांगकर मद्रास को चारों तरफ से घेर लिया और अंततः मद्रास को आत्मसमर्पण करना पड़ा। आगे चलकर 1748 में यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य एस ला सैपल की संधि होती है और इस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को पुनः मद्रास प्राप्त होता है और इसके बदले में फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग मिलता है। तो इस प्रकार प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत होता है, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही लगभग 1748 में दक्कन के नवाब की मृत्यु हो जाती है और वहाँ पर उत्तराधिकार का संघर्ष चालू हो जाता है। यही कमोवेश स्थिति हैदराबाद, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण भी इन्हीं परिस्थितियों में निहित हैं। एक तरफ जहाँ कर्नाटक में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों की बढ़ती इच्छा शक्ति ने, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक और हैदराबाद के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों के पक्ष में चंदा साहब जो कि कर्नाटक से थे और मुजफ्फर जंग जो कि हैदराबाद से थे, तो वहीं अंग्रेज़ों के पक्ष में अनबरुद्दीन जो कि कर्नाटक से थे और नासिर जंग जो कि हैदराबाद से थे शामिल हुए। इस तरह द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है, जिसमें अनेकों संघर्ष होते हैं और अंततः डुप्ले के स्थान पर फ्रांसीसी गवर्नर जनरल के रूप में गोडेहू भारत आते हैं। बात करें इस युद्ध के अंत की, तो इस युद्ध का अंत होता है 1754 के पौंडुचेरी संधि के साथ। इसके माध्यम से द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत होता है, लेकिन यह भी शांति समझौता अधिक समय तक नहीं चल सका। आगे चलकर कुछ ही समय बाद या कहीं उसी के आसपास तीसरे कर्नाटक युद्ध की भी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 1763 तक चला, लेकिन इस युद्ध की शुरुआत तो 1756 में ही हो गई थी, ऑस्ट्रिया और प्रेसा में जब संघर्ष हो रहा था। इसी का विस्तार तृतीय कर्नाटक युद्ध के रूप में देख सकते हैं। दरअसल यह युद्ध 7 वर्षों तक चला, इसीलिए कहते हैं कि यह सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय में ही लगभग 1757 के आसपास फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को भारत में गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था। तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की तरफ से सर आयरकूट ने बागडोर संभाली थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध के तात्कालिक कारणों की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि फ्रांस द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण क्षेत्र में सैनिक और गैर सैनिक अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया था। उनकी स्थिति मजबूत हो गई थी। अब अंग्रेज़ों ने दक्कन में अपने पांव पसारने चालू किए।
जिसके फलस्वरूप ही फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष होता है। इसी के परिणाम स्वरूप तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू होता है। इस युद्ध का अंत 1763 में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य होने वाली पेरिस के संधि के साथ होता है। इस युद्ध में वैसे तो 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार होती है और फ्रांसीसी आत्मसमर्पण कर देते हैं, लेकिन पेरिस संधि के माध्यम से शांति समझौता होता है और जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रानगर को छोड़कर सभी क्षेत्र फ्रांसीसियों को वापस कर दिए जाते हैं। अगर हम बात करें कि आखिर क्यों कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई, तो इसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जैसे कि फ्रांसीसियों का यूरोप में ही उलझा रहना, फ्रांसीसियों की प्रशासनिक विभिन्नताएं, साथ ही साथ प्रशासनिक विभिन्नताओं के साथ ही फ्रांसीसी कंपनी के गठन में भी अनेकों विविधता पाई जाती है। फ्रांसीसी कंपनी कमोवेश पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण वाली कंपनी थी। तो वहीं नौसेना की भी महत्वपूर्ण भूमिका है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पराजय में, क्योंकि फ्रांसीसी नौसेना ब्रिटिश नौसेना की तुलना में कमतर थी। जहां एक तरफ अंग्रेज़ों ने बंगाल को जीतकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर ली थी, वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसियों के पास ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। साथ ही साथ कंपनियों के राजनीतिक नेतृत्व में भी अंतर के कारण फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हुई।